हेलो एवरीवन। हम लोग प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ सिस्टमेटिक स्टेप्स हैं जिसमें कि फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जिसमें डीएनए को अलग किया जाता है, विलगन किया जाता है। देन फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें डीएनए का खंडन किया जाता है किसके द्वारा, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। उसके बाद का स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, कि जिसमें जो डिजायर्ड डीएनए है, जो वांछित डीएनए है, उसके खंड का विलगन अलग करना। और उसके बाद ligation of DNA fragment into vector by enzyme ligase। इसमें डीएनए का जो पीस है, जो खंड है, उसको वेक्टर से उसका बंधन, जो कि वो किसके द्वारा होगा, जिस तरह से जो हम लोग डीएनए का फ्रैगमेंटेशन करते हैं, कट करते हैं, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा करते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करते हैं। उसी तरह से डीएनए फ्रैगमेंट को वेक्टर में उसको जोड़ने के लिए, उसको बांधने के लिए हम लोग एंजाइम लाइगेज यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल में स्थानांतरण, तो उसका ट्रांसफ़र होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल में। उसके बाद का स्टेप है कल्चर ऑफ होस्ट सेल्स इन द मीडियम। अब होस्ट सेल को कल्चर किया जाता है मीडियम में। और लास्ट वन, जिससे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, और इस तरह से जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो वांछित उत्पाद है, उसका निष्कर्षण, उसका एक्सट्रैक्शन। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ये प्रोसेसेस हैं। और इस लेक्चर में हम लोग ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के एक स्टेप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट ये क्या है, इसके बारे में शॉर्ट में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिस समय हम लोग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे थे इसका फर्स्ट लेक्चर में, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए into the genome which contains जीन्स ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह से उसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं जीनोम में, और उसको जो जीन्स, जो डिज़ायर्ड जीन है, उसको किस तरह से कंटेन करता है, और उसको किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो when a piece of foreign DNA is inserted into a cloning vector, क्लोनिंग वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड भी हो सकता है, और जनरली कुछ वायरसेस हैं जिसमें कि बैक्टीरियोफेजेस हैं, एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल, it gets established. After establishing the recombinant DNA inside the host cells, they are allowed to express their role in the synthesis of desired proteins. Such proteins formed from recombinant DNA in a heterologous host are called recombinant proteins. So here
In recombinant technologies, the desired genes for administration is selected, followed by a selecting a perfect vector into which the desired gene has to be integrated and recombinant DNA formed. Generally, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है ना, उसको प्राप्त करना, वांछित उत्पाद को प्राप्त करना। इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता पड़ती है। इसको जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तब तक जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो बाहरी जीन जो है उसमें जो सिचुएशंस होते हैं, है ना, तो वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। और जो फॉरेन डीएनए के जो पीस हैं या फ्रैगमेंट हैं, उसको क्लोनिंग वेक्टर से जोड़कर बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। और तब जब उसको उसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें फॉरेन डीएनए जो है इन सेल में जा कर के उसका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। और जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का जब हम लोग यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो मिलते हैं जिसको कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। Once this foreign DNA is inserted, it is multiplied and ultimately desired protein is produced. And at last, it has to be maintained in the host and carried forward to the offspring. तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। और ये कब हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलना पॉसिबल है? जब जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है उसको उसके सिचुएशंस को फेवरेबल बनाया जाए और जो डिज़ायर्ड जीन है उसको वेक्टर में क्लोन किया जाए, तभी हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल सकता है। और जीन्स को आश्रय देने वाली कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जा सकता है। और इसको ज़्यादा उत्पादन के लिए, या इसको कह सकते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन, इसको हम लोग को बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को फिर बायोरिएक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ये सब जो हैं ये डिवाइस हैं जिसके द्वारा एंजाइम्स यूज़ किया जाता है। और लिविंग सेल्स हैं, इनको विट्रो कंडीशन में, ये सब इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं। एंड एट लास्ट इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन द होस्ट एंड कैरीड फॉरवर्ड टू द ऑफस्प्रिंग। इस तरह से ये होस्ट में होता है और उसके ऑफस्प्रिंग में वो कंटिन्यू करता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन, द जीन एनकोड्स फॉर इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। इसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस हैपन्स ओनली अंडर ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस। ठीक है, वो उसके लिए परिस्थिति जो है, वो कंडीशन जो है उसके अनुकूल होनी चाहिए। नॉट ओनली द टारगेट प्रोटीन हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड बट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इसको सिर्फ अभिव्यक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन भी, इसका जो टारगेट है वो उसका प्रोडक्शन है। किसका? तो प्रोटीन का, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का। द रिकॉम्बिनेंट सेल्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन लार्ज स्केल यूजिंग अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। और ये कब संभव हो सकता है? जब इसको लगातार कल्चर सिस्टम में इसको कंटिन्यू किया जाए और उसका मल्टीप्लिकेशन कराया जाए। हियर द सेल्स आर कल्चर्ड इन अ लार्ज वेसल
and the medium is refreshed on a regular interval to maintain the optimum conditions। और उसके अनुकूल स्थिति बनाने के लिए परिस्थिति में ही ये संभव है कि सेल्स को उसको कल्चर किया जाए और उसको रेगुलर इंटरवल कुछ इंटरवल्स में उसको मेंटेन करके और उसकी परिस्थिति बने फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से उसको कल्चर किया जाए। दिस हेल्प्स टू कल्चर अ लार्ज मास ऑफ desired proteins. This was achieved by the development of bioreactor। और इस तरह से बायोरिएक्टर के द्वारा ये एक डिवाइस है जिसमें जीवित कोशिकाओं को या एंजाइम के द्वारा जैव रासायनिक रूपांतरण किया। बायोरिएक्टर इज अ डिवाइस in which substances are treated to stimulate biochemical transformation by living cells or by in vitro cellular components such as enzymes। तो इसको हम लोग हिंदी में इस तरह से कि जीव प्रतिकारक एक ऐसा युक्ति या यंत्र या डिवाइस है। जीव प्रतिकारक किसको कह रहे हैं? बायोरिएक्टर, जिसमें बायोरिएक्टर में जीवित कोशिकाओं या एंजाइम के द्वारा विभिन्न पदार्थों का जैव रासायनिक रूपांतरण किया जाता है। बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं, जैव रासायनिक रूपांतरण, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके बायोरिएक्टर के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।